एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात में। और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, जो हर बदलते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, कहीं पर बेड नहीं है, इलाज के लिए वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली, नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, बेंगलुरु के अस्पताल में आईसीयू बेड की कमी, पुणे के अस्पताल में बेड नहीं। देश में कोरोना जिस रफ्तार से कोहराम मचा रहा है, उसके कारण शहर शहर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नतीजा ये है कि अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए कहीं बेड्स नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े हैं। नासिक में कोरोना से हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण मरीजों को भटकना पड़ रहा है। पुणे के शिवाजी नगर का कोविड सेंटर सिर्फ 12 दिनों में मरीजों से पूरा भर चुका है। अब यहाँ नए मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड तक नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं पुणे के शिवाजी नगर स्थित जंबो कोविड सेंटर के सामने। ये जंबो कोविड सेंटर में पुणे महानगर पालिका की तरफ से 600 से 800 बेड की सुविधा जो है यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन सिर्फ महज 12 दिनों में ये पूरा जंबो कोविड सेंटर जो है वो पूरा भर चुका है। अब यहाँ पर एक भी बेड जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर समय पर बेड अवेलेबल नहीं हुआ, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं हुआ, तो आने वाले समय में जहाँ एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बेड की जो है वो कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एमपी की राजधानी भोपाल में कोरोना विस्फोट हो रहा है तो अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के मरीजों का दम फूल रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई है। ऐसे में अस्पताल के संचालक ने ऑक्सीजन सप्लायर को फोन लगाया तो उसने भी ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया। सिलेंडर चाहिए हमको 5 ऑक्सीजन के अर्जेंट में। सर सिलेंडर 5 सिलेंडर हमको अर्जेंट चाहिए। थोड़ा सा सिलेंडर तो सर अभी भरा ही नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कुछ दिक्कत आ रही क्या ऑक्सीजन में? अरे दिक्कत आ रही है सर, एक हफ्ते से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपको मालूम नहीं? अरे रे, नहीं तो आप कुछ 5 की व्यवस्था तो करवा दो यार, हमारे यहाँ पेशेंट सीरियस हैं बहुत ज़्यादा। नहीं सर, यहाँ क्या 2 सिलेंडर दे रहे हैं सर। ये 2 सिलेंडरों को आप देख सकते हैं जिनकी सप्लाई है वो चल रही है, लेकिन अभी जैसा कि सुना है हमने जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अस्पतालों में, वो साफ तौर पे कह रही हैं कि लोग मर रहे हैं, सिलेंडर नहीं है। तो ये सच्चाई है। एक और सरकार ये कह रही है कि सिलेंडर की, ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से खाली सिलेंडर देखा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाले हैं। आईटी सिटी बेंगलुरु में भी कोरोना की सेकंड वेव का ऐसा वार हुआ कि अस्पताल में बेड्स की कमी होने लगी है। बेंगलुरु में पिछले 4 दिनों में 4000 के करीब मरीज मिल रहे हैं और यही स्पीड रही तो बेड्स के लिए मारामारी हो सकती है। आने वाले दिनों में बेंगलुरु शहर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द निजी अस्पतालों से संपर्क करे और सरकारी कोटा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध कराए ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ऐसे हालात शहर दर शहर नजर आने लगे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम पहले से बेहतर हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, कोरोना की दूसरी लहर दरअसल में जिसे कहा जा रहा है वो कितनी खतरनाक और कितनी तेजी से बढ़ रही है, हम जरा आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। देश के वो 5 राज्य हम आपको बता रहे हैं जहां पर बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश 15 मार्च से 9 अप्रैल के बीच का ये आंकड़ा है और देखिए जरा, 1-2% नहीं, 100% नहीं, 4700% मामले बढ़ चुके हैं 15 मार्च से 9 अप्रैल के बीच, यानी कुल 25 दिन के भीतर 4700% मामले बढ़े। छत्तीसगढ़ में 2200% मामले बढ़ चुके हैं इसी 25 दिन के दरमियान। छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात करते हैं दूसरे राज्य की, तो राजस्थान जहां पर 1400% का इजाफा हो चुका है कोरोना के मामलों में सिर्फ इन्हीं 25 दिनों के भीतर। दिल्ली की अगर बात की जाए, देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर 1800% का इजाफा हुआ है 25 दिन के भीतर। और 5वां राज्य हरियाणा, दिल्ली से सटा हरियाणा, जहां पर 650% का इजाफा हो चुका है। वैसे ये सिर्फ 5 राज्य नहीं है जहां पर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी इसी में शामिल है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है और इसका असर दिख रहा है समाज के अलग अलग हिस्से में। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों में किस तरीके की डरावनी तस्वीर सामने आ रही है वो देखिए इस रिपोर्ट से। हमको हो गया लगभग 1 घंटा। हाँ, 11वां नंबर है मेरा।
अरे 3 से 4 घंटा लगेगा अभी हमको। सुबह से आए हुए हैं, 12:30 हो गया, अभी तक वेट कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि 2 घंटे और लगेंगे। एक तो परिजन की मौत का सदमा और ऊपर से सिस्टम की लापरवाही। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत परिजनों को बड़ा दर्द दे रही है। वहीं अफसरान किंतु परंतु के बीच वजह गिनाने और जितनी जल्दी मुमकिन हो सिस्टम दुरुस्त करने का दावा कर अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। तो मूल वजह है हम मशीनों की संख्या जो है बढ़ा दे रहे हैं, और चूंकि अभी ऑल ऑफ ए सडन कोविड केसेस भी बढ़ गए हैं, सो जिला प्रशासन भी इसको देख रहा है कि क्या प्रोटोकॉल और क्या वो बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये शीघ्र ही सारी चीज़ें क्लियर और व्यवस्थित हो जाएंगी। जबकि हकीकत है कि लखनऊ के भैंसाकुंड शवदाह गृह में लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ दाह संस्कार के लिए 8 से 10 घंटों तक की वेटिंग है। लखनऊ के बाद अब आपको भोपाल का हाल दिखाते हैं। यहाँ कोविड-19 से जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके साथ जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। तस्वीरें भोपाल के प्राइवेट कोविड अस्पताल की है। यहाँ सुरेश विश्वकर्मा की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन 17 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए नगर निगम का वाहन नहीं आया। कब डेथ हुई थी इनकी? भैया रात को 9 बजे इनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद में हम कंटिन्यू नगर निगम को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन 500 करीब फ़ोन लग चुके हैं, लेकिन नगर निगम वाले अभी तक कोई भी नहीं आया वहाँ से। जिनकी डेथ हुई है वो आप पे कौन लगते हैं? मेरे समझ ले भाई है, मेरे बड़े भाई है। मेरे कम से कम 100 फ़ोन लगाए नगर निगम के लिए, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। गुजरात के सूरत शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन बद इंतजामी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कोविड-19 से मरने वाले मरीजों का शव हासिल करने के लिए परिजनों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। हालत इस तरह की है कि जो रिश्तेदार बाहर खड़े हुए हैं उनको वीडियो कॉलिंग से बाहर बातचीत होती है अपने पेशेंट से, और आधे 1 घंटे बाद उनको खबर मिलती है कि उनका जो रिश्तेदार है वो मर गया है। आज का सुबह में 9-10 मिनट फ़ोन आया था और बोला अच्छा है मेरे को, मैंने भाकरी खाया और चाय पिया। उसके बाद आधा घंटे के बाद फ़ोन आया सिविल में से कि तुम्हारा पेशेंट एक्सपायर हो गया, तुम आओ इधर। दिल्ली में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के प्रकोप का असर अब शमशान घाट और कब्रिस्तानों में दिखने लगा है। बढ़ते मौत के आंकड़ों को देख शमशान घाट और कब्रिस्तान तैयारियों में जुट गए हैं। बीते 7 दिन से निगम बोध घाट पर रोजाना 4-5 कोरोना से मरने वाले लोगों के शव पहुंच रहे हैं। इसीलिए सीएनजी प्लेटफॉर्म भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अब कोशिश है कि पहले की तरह जो उस तरीके से अव्यवस्था फैली थी वो ना फैले। 12 अलग से चिन्हित कर रखे हैं। वो स्थान है जहाँ पर हम कोविड के कारण से जिनके परिजनों की दुखद मौत हो रही है उन लोगों के वहाँ पर संस्कार किया जाता है। तो कब्रिस्तान में पिछली बार व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, तो हमने कहा या तो अपने कब्रिस्तान की व्यवस्था को चुस्त करो या अलग से ज़मीन लो ताकि लोगों को अंतिम संस्कार में कोई समस्या ना हो। तो अब हमने चिट्ठी लिखी, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली सरकार को जग का काम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो जिस रफ्तार से कोरोना विकराल हो रहा है, ठीक उसी रफ्तार से देश के अलग अलग हिस्सों में पलायन भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि पिछले साल जैसी डरावनी तस्वीर सामने ना आए। ये बेकरारी है वापस घर जाने की, ये मजबूरी है कोरोना की वजह से पसरते खौफ की, उस अनिश्चितता की कि आगे क्या होने वाला है। क्या फिर 2020 जैसे हालात आने वाले हैं? इन लोगों को कोरोना का कोई भय नहीं, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं। इन्हें भय सिर्फ भूख का है। भूख का भय ऐसा कि कोरोना का डर इनके लिए बेमानी नजर आता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तस्वीरें बीती रात की हैं। मुंबई से रवाना हो रही ये हावड़ा कोविड स्पेशल ट्रेन है। सब निकल जाना चाहते हैं अपने घर के लिए। अनिश्चितता ऐसी है कि लटक कर इतनी लंबी यात्रा करने से भी इन्हें परहेज नहीं। दिन हो या रात, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। वापस जाने के लिए लंबी कतारें दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र में कई किस्म के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिससे लोगों के रोजगार पर बनाया है, और चूंकि आजीविका का प्रश्न है, इसी वजह से लोग अब धीरे धीरे अपने गांवों की ओर सफ़र कर रहे हैं। दरअसल ये वो भीड़ है जो कि कोविड से कम डरती है, लेकिन डरती है इस बात से ज़्यादा कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंच गया तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी। ये लोग यूं ही नहीं जा रहे, सबके सिर पर मजबूरियों का बोझ है, दर्द की अलग अलग दास्तान। पगार नहीं मिल रहा, इसलिए सिर्फ बोला गाँव जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आपके सेठ नहीं बोल दिया कि पगार नहीं, आप लोग गाँव चले जाओ? हाँ, लेकिन अगले बार हम लोग को फंसे हुए थे, लेकिन इस बार हम लोग को नहीं फंसना चाहिए, इसलिए पहले ही जा रहे हैं। पिछले साल क्या दिक्कत हो गई थी आप लोगों के साथ?
इसलिए कि हम लोग गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गए थे, खाना पीना सब चीज़ का दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग इस पहले ही निकल रहे थे। मॉल में काम करता हूँ, मॉल को बंद कर दिया गया 1 महीने के लिए और मेरी कंपनी भी बंद हो गई है, तो अब बहुत सहारा नहीं है। मैं यहाँ अकेले रहता था, पेइंग गेस्ट जैसा, पैसा भी बंद हो गया, कंपनी भी बंद हो गई, तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर जा रहा हूँ। मुंबई रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़। पुणे में भी हालात कोई जुदा नहीं है। शहर के रेलवे स्टेशन पर लोग घर ले जाने वाली ट्रेन में सवार होने का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग अपने घर पहुंच गए हैं, थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मुंबई से यूपी के देवरिया पहुंचे लोग हालात को कुछ इन शब्दों में बयां कर रहे हैं। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, अभी आज जो 4-5 दिन हुए आए हुए मेरे को, वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि रोजगार के और खाने के लाले पड़ गए हैं। बाहर पहले जब हम लोग पहली दफ़ा वहाँ थे, वहाँ जब पहली लहर चली थी तो काफ़ी परेशानियाँ उठाना पड़ा। किसी तरह हम लोग आनंद फानंद में यहाँ पे चले आए, फिर दोबारा हम लोग गए यहाँ से, वहाँ काफ़ी फिर इसी तरह के हालात हो गए हैं। इन मजदूरों का पलायन, इनकी मजबूरी, इनकी बेबसी किसी त्रासदी से कम नहीं है। पिछले साल के लॉकडाउन की डरावनी यादों को भुलाकर इन लोगों ने फिर से जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से पुरानी खौफनाक यादें फिर ताजा हो गई। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना के चलते ऐसा नहीं है कि मुश्किलें सिर्फ कामगारों की, मजदूरों की बढ़ रही हैं। उद्योग धंधे, कारखाने चलाने वाले लोग, उद्योगपतियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का कहर कारोबार पर किस तरीके से पड़ रहा है, ग्राउंड जीरो से हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना आया तो कारोबार के लिए तबाही लाया। फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, बाजार से खरीदार गायब हो गए, धंधा पहले से ही मंदा है। ऊपर से कोरोना की सेकंड वेव का अटैक हुआ तो छोटे बड़े सभी कारोबारी खून के आंसू रो रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में लोग सड़कों पर थाली बजा रहे हैं। जैसे पिछले साल जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों ने लॉकडाउन के समर्थन में थाली बजाई थी, ठीक वैसे ही, लेकिन इस बार थाली लॉकडाउन और पाबंदियों के विरोध में बजाई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। नागपुर के कारोबारी कह रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार अभी संभलना शुरू ही हुआ था कि फिर से नई पाबंदियां लागू हो गई। अब अगर दुकानों के शटर गिरे तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। हमको हमारा व्यापार खोलकर हमको व्यापार करने की मोहलत दी जाए। सहारनपुर का मुख्य कारोबार लकड़ी पर नक्काशी का है, लेकिन नक्काशी के लिए कोरोना नासूर बन चुका है। कोरोना की सेकंड वेव के चलते यहाँ 250 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ से माल यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ऑर्डर कैंसिल होने से 1.5 लाख परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन लगने के बाद में हमारा जो सेक्टर है सहारनपुर का, स्पेशली वुड कार्विंग इंडस्ट्री जो है, इस पे 100% इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से ना ही सामान की आवाजाही हो पाई है। लॉकडाउन की आहट सुनाई दी तो मजदूर पलायन करने लगे। ऐसे में जयपुर के फैक्ट्री मालिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री में मौजूद है। अगर यहाँ तस्वीरों में आप देखना चाहेंगे तो यहाँ तमाम मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। बड़ा काम यह होता है चूँकि 5000 से अधिक फैक्ट्रियाँ इस एरिया में हैं, और इनमें से कई मजदूर ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर चले गए थे, लेकिन वापस फिर रोजी रोटी की तलाश में आए। आखिर वो क्या सोचते हैं? इस बार जो हालात बन रहे हैं उसमें आप लोगों ने क्या तय किया है? अब हमको यहीं पे अगर काम धंधा अच्छा हो जाए, कर जाए, रोजी रोटी यहाँ मिल जाए, घर बार सारा, तो हमको बार बार क्यों प्लान करें, क्योंकि पहले भी जाने में हमको बहुत तकलीफ हुई है, पैदल चलना पड़ा है। मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए फैक्ट्री मालिक हर जुगत भिड़ा रहे हैं। मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था करने से लेकर वैक्सीनेशन का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि कोरोना का कहर वापस बरपा रहा है और पहले से ज़्यादा बरपा रहा है, किंतु लेबर में भी आत्मविश्वास हो चुका है कि हम जहां काम कर रहे हैं हम वहीं डट के काम करेंगे। आगरा के जूते देश भर में मशहूर हैं, लेकिन कोरोना ने जूता कारोबार को तबाह कर दिया। 2020 की सर्दी में ऑर्डर 50% से कम मिले तो अभी धंधा पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हुई थी कि कोरोना फिर आ गया। आगरा का जूता उद्योग कोरोना से खौफ में है। अगर 2020 की बात की जाए तो एक बड़ा असर आगरा के जूता उद्योग पर इस कोरोना का पड़ा था, और यूरोपीय देशों में कोरोना का जब असर पड़ा तो हालात ये हो गए कि अब उम्मीद यही है, और एक चिंताजनक हालात ये है कि 2021 भी अब जूता उद्योग के लिए भारी पड़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे।
तो कोरोना का कहर किस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस में दिख रहा है, ये भी तस्वीर सामने आ रही है। अलग अलग IITs में कोरोना का कहर बढ़ता दिखा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। IIT पटना की ये तस्वीरें हैं। पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन परेशान है। कैंपस में 500 छात्र हैं और एहतियातन सभी की जांच की जा रही है। सबसे पहले होली से लौटे 2 छात्रों में कोरोना का मामला सामने आया था। 21 मामले सामने आने के बाद IIT प्रशासन ने कैंपस को पूरी तरह सील कर दिया है। हॉस्टल के पास एकेडमिक बिल्डिंग को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही अगले आदेश तक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। IIT कैंपस में कोरोना पॉजिटिव मिलना शुरू हुआ है आज से 4-5 दिन पहले, और रिलीफ की बात यह है कि सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल हैं, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं। हमने सेपरेटली उनको हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया है। सभी तरह की फैसिलिटीज़, मेडिकल एड उनको प्रोवाइड की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से टेस्टिंग कंटिन्यूअस चल रही है। हम कोरोना बम IIT रुड़की में ही फूटा है। IIT रुड़की में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। IIT रुड़की में अब तक 89 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैंपस में 5 हॉस्टल सील कर दिए गए हैं। कैंपस में आने जाने पर फिलहाल रोक लगाई गई। प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हर किसी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन करना, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और जो सिम्टोमेटिक इनका ट्रीटमेंट, ये सब किया जा रहा है। कोरोना के सेकेंड वेव का ये पीक है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हर जगह एहतियात बरतने की जरूरत है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली खबर है वो ये कि कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा है वो हर किसी को परेशान कर रहा है। देखिए जरा, अस्पताल दर अस्पताल पॉजिटिव डॉक्टर्स होते जा रहे हैं। एम्स दिल्ली में 35, सर गंगाराम दिल्ली का अस्पताल 37 डॉक्टर्स, एम्स के भोपाल में 103 डॉक्टर्स, KGMU लखनऊ में 39 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें भी बड़ी बात यह कि इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स पहले से ही वैक्सीन ले चुके हैं। ये अपने आप में एक परेशान करने वाली बात है और यही वजह है कि हर कोई कह रहा है कि सतर्कता बरतिए। लेकिन इन सब के बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, जो आशंका जताई गई है, वो और ज्यादा परेशान करने वाली है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी लहर के प्रहार से यूपी के शहरों में भी लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच IIT कानपुर की तरफ से नया दावा किया गया है। 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच यूपी में कोरोना का पीक हो सकता है। 20 से 25 अप्रैल के बीच रोजाना 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। यानी अप्रैल के महीने में यूपी में कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। कोरोना के सेकेंड वेव ने जिस तरीके से अटैक किया है, उससे विशेषज्ञ भी हैरान है। जो प्रेडिक्शंस किए गए हैं उसमें जो पीक वैल्यू है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है और उसका कारण ये है कि इतनी तेज़ी से इन्फेक्शन इस बार बढ़ रहा है पिछली बार के मुकाबले कि थोड़ा सा भी पैरामीटर की वैल्यू में अंतर देने पे पीक की वैल्यू में काफ़ी बदलाव आ रहा है। इसलिए हर दिन के डेटा के हिसाब से पीक की वैल्यू बदल रही है। यूपी के तमाम शहरों में कोरोना को लेकर अलर्ट। अप्रैल का महीना यूपी के लिए बेहद अहम होने वाला है। इसी के चलते यूपी के CM योगी आदित्यनाथ खुद स्वास्थ्य तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री जी कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रयागराज आए थे और यहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को देखा। वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उन्होंने बल दिया कि कोविड का नया एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार करना चाहिए। टेस्टिंग का जो लेवल है आने वाले 3-4 दिन में उसको 20,000 तक की पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। कोरोना के कहर से कोहराम है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि अप्रैल में पीक के बाद कोरोना के मामले भी घटने शुरू हो जाएंगे। लगभग वही है जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज 2 शहरों में और वाराणसी में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये इस संक्रमण की विशेषता ये है कि जो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। यानी संक्रमण का अंधेरा छटेगा जरूर। जरूरत मुश्किल घड़ी में सावधान रहने की है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। जितना सावधान रहेंगे उतना नुकसान कम होगा। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कोरोना काल में भी कैसे हो रही है ऑक्सीजन की कालाबाजारी और कौन जमा कर रहा है इंजेक्शन, देखिए कोरोना जमाखोरी पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रात 8 बजे।